हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा बैंडिंग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि बैंडिंग क्या होती है, प्योर बैंडिंग क्या होती है, होगिंग, शोगिंग और बैंडिंग इक्वेशन को हमने सोल्व करवाया था। ठीक है। अब सेकंड जो लेक्चर है इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सेक्शन मॉड्यूलस। क्या आता है? सेक्शन मॉड्यूलस। टोर्जन में भी हमने सेक्शन मॉड्यूलस पढ़ाया था आपको, ऐसे ही बैंडिंग में भी सेक्शन मॉड्यूलस होता है। देखिए सेक्शन मॉड्यूलस होता क्या है। सेक्शन मॉड्यूलस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो आपकी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी फाइबर की, किससे? न्यूट्रल एक्सिस से, उन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है। देखिए वही मैंने बताया, सेक्शन मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? न्यूट्रल एक्सिस के। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? तो सेक्शन मॉड्यूलस रेशियो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा, टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में सोल्व की थी, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू क्या होता है? एम अपॉन आई के। ठीक। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम अपॉन आई इंटू वाई। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई अपॉन वाई। ठीक। अब ये नीचे वाली जो टर्म है इसे देखिए आप, ये क्या है? ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डिस्टेंस। अगर मैं इस डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू को लूँ, किसके लिए? वाई की मैक्सिमम वैल्यू को लूँगा तो क्या आ जाएगा? सिग्मा इजगल टू एम अपॉन आई ओवर वाई मैक्सिमम। ठीक। और मैंने भी डेफिनेशन में क्या बताया था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो होगी उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा? सेक्शन मॉड्यूलस, जिसे किससे डिनोट करेंगे? जेड से। तो यहाँ जेड आपका क्या है? सेक्शन मॉड्यूलस। आई अपॉन वाई मैक्सिमम क्या होगा? आपका जेड होगा, यानी जेड इजकल टू आपका आ गया आई ओवर वाई मैक्सिमम। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। वही इसने कहा है जेड इजकल टू सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू एम ओ आई। एम ओ आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अपॉन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? अब सेक्शन मॉड्यूलस आपकी समझ में आ गया। अब इस सेक्शन मॉड्यूलस को कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे अलग अलग बॉडी के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की। ठीक। जिसकी विड्थ बी है और डेप्थ डी है। देखिए आप देखिए यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका, जिसकी विड्थ कितनी है? बी, और डेप्थ कितनी है? डी। ठीक। तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा कहाँ होगा? डी के बीचों बीच होगा, यानी ऊपर डी बाई टू, नीचे डी बाई टू। तो ये आ गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक। तो न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम दूरी होगी फाइबर की, ये वाली ले लो या ऊपर वाली ले लो, दोनों कितनी होंगी? डी का हाफ, डी बाई टू। तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? डी बाई टू। इसका जो डायग्राम बनेगा देखिए, यहाँ जो इसका टी मैक्सिमम या सिग्मा मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी यहाँ इक्वल आएगी। सिग्मा मैक्सिमम जितना यहाँ होगा इतना ही आपका यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में आपकी डी बाई टू की वैल्यू इक्वल है। अब देखिए आगे क्या किया है इसने। आई क्या होगा? रेक्टेंगुलर का जो आई होगा उसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में यूज होगा। वाई मैक्सिमम हमने अभी निकाला है डी बाई टू। ठीक। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या आ जाएगा? एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्सिमम, बेंडिंग इक्वेशन से। तो एम अपॉन आई, एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम अपॉन आई अपॉन वाई मैक्सिमम। और आई अपॉन वाई मैक्सिमम क्या है? जेड सेक्शन मॉड्यूलस, यानी एम अपॉन जेड। पहले जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड क्या आएगा? आई ओवर वाई मैक्सिमम। आई क्या है? ये रहा बी डी क्यूब अपॉन 12, और आपका वाई मैक्सिमम क्या है? डी बाई टू। दोनों की वैल्यू रखी, ये 2 ऊपर चला गया, डी की मल्टीप्लाई बीच में हो गई, ये आ गया 2 बी डी क्यूब अपॉन 12d, यानी बी डी स्क्वायर अपॉन 6। ठीक। अब जेड की वैल्यू निकालने के बाद सिग्मा मैक्सिमम आपका क्या आया था? ये आया था एम अपॉन जेड। इसमें एम की तो जगह तो रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, और जेड की वैल्यू रख देंगे ये बी डी स्क्वायर अपॉन 6। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर एम के साथ, तो ये आ जाएगा 6m, और नीचे बचेगा आपका बी डी स्क्वायर। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई, वाई मैक्सिमम, जेड और सिग्मा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको ये सब, ताकि आपको न्यूमेरिकल में आई कैसे निकलेगा, वाई कैसे निकलेगा, सिग्मा कैसे निकलेगा, इन सब में प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं देखिए होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन की। किसकी? होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जो बाहर की इसकी भुजा है
ये जो इसकी विड्थ है बी है, कैपिटल बी, और डेप्थ कैपिटल डी है। अंदर वाले की विड्थ स्मॉल बी है और डेप्थ स्मॉल डी है, ठीक है। इसमें जो वाई मैक्सिमम होगा कितना होगा आपका, ऊपर भी dy2 नीचे भी dy2, कैपिटल dy2, ठीक। और आई क्या होगा आपका 1/12 कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब, ठीक। वाई मैक्सिमम हो गया आपका dy2, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, I/Y मैक्सिमम। तो आई की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, तो यहाँ से आपका जेड ये आ गया, ठीक। क्योंकि 2 से ये 12 कट जाएगा, 6 बचेगा, तो ये आ गया बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब ओवर 6d। ये आपका डायग्राम बनेगा बेंडिंग का, ठीक है नहीं। यहाँ जितना आपका सिग्मा होगा, यहाँ जितना सिग्मा की वैल्यू आएगी इतनी ही सिग्मा की वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, क्योंकि ये भी dy2 है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की दूरी, नीचे भी इतनी है, ठीक। तो जेड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी। और सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, m/z, अभी मैंने ऊपर निकाल के बताया था आपको। तो m/z की वैल्यू रखेंगे, ये 6d ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा मैक्सिमम कितना आएगा 6md ओवर कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपकी, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सब में एक ही प्रोसीजर दिखाना है। अब बात करते हैं देखो सर्कुलर सेक्शन की। अगर बीम आपका सर्कुलर सेक्शन का होगा तो सर्कुलर सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है, उसके सेंटर से होकर जाता है, ठीक। यानी अगर इसके डायमीटर में डी मान लूँ तो ये भी डी होगी और यहाँ से यहाँ तक भी डी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के सेक्शन के dy2 और नीचे वाले सेक्शन की भी dy2, यानी वाई मैक्सिमम कितना आ गया आपका dy2, ठीक। और सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 इंटू d⁴, ठीक। दोनों चीजें निकाली आपने, जेड के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, जेड इजकल टू क्या होता है I/Y मैक्सिमम, यानी πd⁴ और dy2 वाई मैक्सिमम की वैल्यू, 2 ऊपर चला गया, d बीच में चला गया, तो 2πd⁴ ओवर 64 इंटू डी, 2 से 64 को काटा कितना आ जाएगा नीचे 32, एक डी से एक डी की पावर कम हो जाएगी, ऊपर कितना बचेगा πd3। तो आपका ये आ गया जेड इजकल टू πd3/32। सिग्मा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है m/z, ठीक। जेड की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ जेड की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे 32 ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा आपका 32m/πd3, ठीक। तो ये थी आपकी सर्कुलर सेक्शन की बात। अब बात करते हैं होलो सर्कुलर सेक्शन की। आपका अगर होलो सर्कुलर सेक्शन होगा, होलो सर्कुलर सेक्शन में क्या होगा, देखिए ये आपका सर्कुलर सेक्शन है, जो बाहर का आपका सर्किल है, इसका डायमीटर मैंने कैपिटल डी मान लिया, अंदर वाला जो सर्किल है इसका डायमीटर मैंने स्मॉल डी मान लिया। तो ये न्यूट्रल एक्सिस आ गया आपका इसका बीचों बीच, तो यहाँ से ऊपर वाले सेक्शन की दूरी कितनी होगी कैपिटल dy2, और अगर मैं नीचे की निकालूंगा तब भी कैपिटल dy2 होगी। जब ऊपर और नीचे की दूरी सेम होती है तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना सिग्मा ऊपर आएगा स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस उतनी आपकी नीचे आएगी, ठीक है। अगर ऊपर सिग्मा मैक्सिमम है तो नीचे भी आपका सिग्मा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आई क्या होगा सर्कुलर सेक्शन का होलो का π/d⁴ इंटू d⁴ माइनस d⁴, और वाई मैक्सिमम अभी निकाला आपने कितना कैपिटल dy2। तो जेड कितना आएगा I/Y मैक्सिमम, आई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू जेड की आई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका जेड क्या आ जाएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2π इंटू d⁴ माइनस d⁴, और डी आपका बीच में चला जाएगा 64 इंटू डी, 2 से आपका 64 कैंसिल होगा 32 टाइम्स, तो π/32 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ ओवर डी। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना आ गया आपका m/z, ठीक। m का तो आपका जेड की वैल्यू मैंने ऊपर से उठा के यहाँ रख दी, तो जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा 32 और डी ये दोनों ऊपर चले जाएंगे m के साथ, तो 32 md और नीचे जगह तो आपका बच जाएगा। तो ये आपका सिग्मा मैक्सिमम आ गया किसके लिए, होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रायंगुलर सेक्शन की। ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है। ट्रायंगुलर सेक्शन में देखो इसका बेस बी है और हाइट इसकी एच है। हाइट मतलब ये वाली इसकी जो ऊंचाई है, ये नहीं, ये तो भुजा इसकी अलग होगी, हाइट की बात कर रहा हूँ। तो ट्रायंगुलर का जो आई होता है वो होता है bh⁵/36, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको आई के, ये सब आपके किसके अबाउट है, ये सब आपके न्यूट्रल एक्सिस के सेंट्रोइड के अबाउट है। अब देखिए इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है, अगर इसकी हाइट h है तो नीचे से कितनी होगी h/3 और ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा 2h/3। इस केस में ऊपर वाली डिस्टेंस बड़ी है तो ये आपका सिग्मा मैक्सिमम होगा, नीचे आपकी सिग्मा की वैल्यू कम होगी, इक्वल नहीं होगी जैसे कि अब तक होती हुई आ रही थी। तो यहाँ वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2h/3 आ गई।
आई की वैल्यू वही है बी एच क्यूब अपॉन 36, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो जेड इजिकल टू कितना आएगा, आई ओवर वाई मैक्सिमम। आई की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 36, सॉरी बी एच क्यूब अपॉन 36 अपॉन 2h अपॉन 3, 3 ऊपर चला गया, 2h बीच में मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना आ गया 3 बी एच क्यूब अपॉन 72 इंटू एच। 3 से 72 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे, कितने टाइम, 22 4 टाइम, एक एच से एक एच पावर कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा बी एच स्क्वायर अपॉन 24, जेड की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा मैक्सिमम क्या है, एम ओवर जेड, तो जेड की वैल्यू ऊपर से यहाँ रख दी उठा के, तो कितना आ गया एम ओवर बी एच स्क्वायर अपॉन 24, ठीक। तो 24 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा सिग्मा मैक्सिमम इजिकल टू 24 इंटू एम ओवर बी एच स्क्वायर। तो ये था आपका सेक्शन मॉड्यूलस, अलग अलग सेक्शन के लिए कैसे कैसे निकालते हैं। आपने अगर ये अच्छी तरह सीख ले तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए आप क्या है, पहला न्यूमेरिकल इसने दिया है ए सर्कुलर पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 70 mm। एक सर्कुलर पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है। देखिए जब एक्सटर्नल डायमीटर की बात आ गई और पाइप है आपका, तो पाइप कैसा होता है, खोखला यानी होलो होगा। तो होलो के केस में कैसा होगा, देखिए इस तरह से होगा, ठीक है नहीं, एक आउटर डायमीटर आएगी एक्सटर्नल, एक इंटरनल डायमीटर आएगी। तो एक्सटर्नल डायमीटर की वैल्यू दे दी 70 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 70 mm। कैपिटल डी आ गया आपका 70 mm। फिर कहा इसने थिकनेस 8 mm, यानी जो पाइप की थिकनेस है ये वाली, टी की वैल्यू कितनी है 8 mm, थिकनेस टी इक्वल टू 8 mm। तो यहाँ से इंटरनल डायमीटर कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है आपकी कैपिटल डी, इसमें से ये टी माइनस कर दूँ, ये टी माइनस कर दूँ, तो ये अंदर का डी बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है नहीं। तो ये कैसे निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपका, यानी कैपिटल डी में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 2t को, तो स्मॉल डी इजकल टू कैपिटल डी माइनस 2t। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70 माइनस 2 इंटू 8, यानी डी इजकल टू आ गया आपका 54 mm, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, इज यूज एज ए बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ पाइप इज 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। किसकी वैल्यू दे दी, सिग्मा की। सिग्मा कितना दे दिया 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए सारी की सारी यूनिट हमारी सेम है, mm न्यूटन mm, ठीक है नहीं, सब यूनिट हमारी न्यूटन और mm में चल रही है, ठीक। आगे क्या दिया है, फाइंड द मैक्सिमम मूवमेंट इट कैन कैरी। वैल्यू किसकी निकालनी है, m की, ठीक। m निकालना है, सिग्मा आपको दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी मैंने निकाल लिया। अब मैं जब मुझे दोनों डी पता है तो मैं आई निकाल लूंगा आसानी से। होलो सर्कुलर के लिए मैंने आपको बताया था आई इक्वल टू क्या होता है, पाई ओवर 64 इंटू कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4, ठीक। कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा पाई ओवर 64 इंटू 70 की पावर 4 माइनस 54 की पावर 4। आई आपका आ जाएगा 761195 mm की पावर 4। आई निकाल लिया आपने आसानी से। अब बात करते हैं वाई मैक्सिमम की। देखिए होलो सर्कुलर में वाई मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा, ये वाला इतना। अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी इसके एक्सटर्नल डायमीटर का आधा, यानी रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस कितनी आ जाएगी 70/2। तो वाई मैक्सिमम कितना आ गया, देखिए आपका कैपिटल D/2, यानी 70/2 इक्वल टू 35 mm, ठीक। अब आपको m निकालना है और सिग्मा पता है। देखिए फॉर्मूला हमारा होता है m/i इज इक्वल टू सिग्मा/y इज इक्वल टू E/r। अब इन तीनों में से कौन से दो लें, ये है। देखो आपको इसके अंदर ना तो ई की वैल्यू पता है, ना आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पता है, ठीक। लेकिन सिग्मा की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लूंगा m/i इक्वल टू सिग्मा/y। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं कि आप m/i इक्वल टू E/r लेके निकाल लेंगे, क्योंकि ई और आर को आपको पता ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा/y इंटू आई को उधर मल्टीप्लाई में ले गए। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा तो हमें क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है। मैक्सिमम मूवमेंट कब होगा, जब आपका वाई आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक, और सिग्मा भी मैक्सिमम होगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा मैक्सिमम ओवर वाई मैक्सिमम इंटू आई। अब सिग्मा की वैल्यू दी है कितनी है 150, वाई की वैल्यू आपने भी निकाली है कितनी है 35, और आई की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद m की वैल्यू आएगी 3262264.286 न्यूटन mm, ठीक है।
न्यूटन एमएम को किलो न्यूटन एमएम में भी कर सकते हैं। किलो न्यूटन में क्या करना पड़ेगा, जो ये पॉइंट है आपका, तो 1 2 3 3 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ठीक है नहीं, वो आ जाएगा किलो न्यूटन में। तो ये आ गया 3262.264286 किलो न्यूटन एमएम। तो एक न्यूमेरिकल है, देखिए कितना आसान है, हर चीज़ें वही है जो मैंने सेक्शन मॉड्यूलस में निकालनी सिखाई थी आपको। उसके बाद वो सब चीज़ें निकाल के कहाँ रख देंगे, बेंडिंग इक्वेशन में, और आसानी से वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितने न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये ध्यान रखें आप। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए होलो सर्कुलर बार हैविंग आउटसाइड डायमीटर ट्वाइस द इनसाइड डायमीटर। ये भी देखिए होलो सर्कुलर बार की बात कर रहे हैं, यानी जो हमने अभी न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल ऐसा। ये देखिए, ये इसकी एक्सटर्नल डायमीटर आ गई, ये इंटरनल डायमीटर आ गई। इसने क्या कहा है कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर का दुगना है, यानी कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू स्मॉल डी। ठीक, वही कहा है, ए होलो सर्कुलर बार हैविंग आउटसाइड डायमीटर ट्वाइस द इनसाइड डायमीटर। ठीक, तो मैंने मान लिया इनसाइड डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, तो आउटसाइड डायमीटर क्या आ जाएगा, कैपिटल डी, 2 इंटू डी। ये मैंने मीटर में लिया है, किस में लिया है, मीटर में। मीटर में क्यों लिया है मैं देखो आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। यहाँ मैंने एमएम में नहीं लिया, एमएम में भी ले सकते हैं आप, एमएम में लेंगे तो आपको फिर सारी की सारी यूनिट एमएम में करनी पड़ेगी। आगे देखिए क्या कहा है इसने, इज यूज्ड एज ए बीम सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन मीटर। देखिए आपका जो मूवमेंट दिया है यहाँ मीटर में दिया है, ठीक, तो एम की वैल्यू कितनी है, एम है आपका, देखिए यहाँ देखिएगा, एम है आपका 50 इंटू 50 किलो न्यूटन मीटर। किलो को हटा देंगे तो जब किलो को हटाएंगे तो क्या आएगा, 10⁻³ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एम आ गया आपका 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, एम निकल गया। अब आगे देखिए क्या कहा है इसने, डिटरमाइन द इनसाइड डायमीटर ऑफ द बार। क्या निकालना है, इनसाइड डायमीटर डी की वैल्यू निकालनी है ये, ठीक। और आगे क्या दिया है, इफ अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि किलो को हटाने के लिए 10⁻³ की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही मेगा को हटाने के लिए 10⁻6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा मैक्सिमम आ गया आपका 100 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये समझ में आ गया अब तक, यहाँ तक आपके क्या दिया है, क्या पूछा है, ये मैंने सब समझा दिया आपको। अब आप यहाँ आराम से आई निकाल सकते हैं। आई का फॉर्मूला आपको पता है, π/64 इंटू d⁴ माइनस d⁴। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 2d, तो 2d रख देंगे यहाँ, और d तो d है ही, तो 2d की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 d⁴ माइनस d⁴। तो 16 d⁴ में से क्या घटाएंगे, d⁴, तो कितनी आ जाएगी आपकी आई की वैल्यू, π/64 इंटू 15 d⁴। ठीक, यानी आई आपका आ गया 15/64 इंटू π/4। आई निकल गया। अब जब आई निकल गया तो वाई भी निकल जाएगा। देखो वाई क्या होगा, ये वाला, यानी जो एक्सटर्नल डायमीटर है इसका आधा, तो वाई कितना आ जाएगा, t/2। ठीक, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 2d, तो 2d/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई स्मॉल डी। ठीक, अब आपको देखिए, आपको वाई पता है, आई पता है, एम पता है, सिग्मा पता है, तो ना तो आपको कैपिटल ई पता, ना आपको कैपिटल आर पता, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, m/i = σ/y। मैंने आपको बताया था अगर ई और आर की वैल्यू नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है नहीं। एम की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10⁻3। आई की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाली, 15/64 इंटू d⁴, π/4। ठीक, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10⁻6, और वाई कितना है, स्मॉल डी। ठीक, अब एक डी से तो एक डी की पावर यहाँ कम हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा, d³। ये 64 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 64 इंटू 50 इंटू 10⁻3, और नीचे क्या बचेगा, 15 इंटू पाई इंटू d³, क्योंकि d से d कैंसिल हो गया आपका, और इधर क्या बचेगा, ये d तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 100 इंटू 10⁻6, और अपॉन में आ जाएगा 1। ठीक, अब इसे रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने के बाद आपका d³ तो इधर चला जाएगा, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो d³ की वैल्यू आएगी 64 इंटू 50 इंटू 10⁻3 अपॉन 15 पाई इंटू 100 इंटू 10⁻6।
तो यहाँ से डी क्यूब की वैल्यू आपके निकल के आ गई 0.000679061। ठीक, इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से। क्यूबिक रूट निकालने के बाद आपकी डी की वैल्यू आएगी 0.087896 मीटर। आपकी वैल्यू किस में आई है? मीटर में आई है। ठीक है, क्योंकि मेरी जितनी भी वैल्यू थी सारी की सारी मैंने यहाँ डी भी मीटर में माना था, आपका सिग्मा भी मीटर में था, एम भी सब मीटर में था, सब कुछ मीटर में चल रहा था। तो आपकी यहाँ डी किस में आ गई? मीटर में। अब मैं इसे एमएम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 की गुना करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 87.89 mm। क्लियर है? तो दूसरा न्यूमेरिकल भी आपका पूरा हो गया। अब एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसका। देखिए ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया है। अभी हमने होलो सर्कुलर के किए हैं, अब ये न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर का है। ठीक, इसने कहा है ए रेक्टेंगुलर बीम विद डेप्थ 150 mm एंड विड्थ 100 mm। एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी डेप्थ का मतलब ये गहराई उसकी कितनी है? 150 mm, और उसकी विड्थ कितनी है? 100 mm। यानी बी की वैल्यू तो है 100 और डी की कितनी है? 150। तो ये आ गया बी और डी। ठीक है, बी की वैल्यू रख दी आपने, यहाँ डी की वैल्यू रख दी। उसके बाद उसने क्या कहा है? इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ 300 किलो न्यूटन मीटर। यानी किसकी वैल्यू दे दी? ये दे दी आपको एम की वैल्यू। ठीक, एम की वैल्यू कितनी है आपकी? देखिए 300 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ देखिएगा पहले आप 300 किलो न्यूटन मीटर। अब किलो को रिमूव करेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 10⁻³ की। और जब मेरी ऊपर बी और डी एमएम में है तो मुझे ये मीटर भी किस में करना पड़ेगा? एमएम में। तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई तो उसके लिए करनी पड़ेगी, और 10⁻³ मीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी? 10⁻6 की। तो एम की वैल्यू आ गई 300 × 10⁻6 न्यूटन एमएम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा है इसने कहा डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बीम। क्या निकालनी है? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन द बेंडिंग इज मैक्सिमम। जब एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब आपको आर की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल आर की। ठीक है, और बेंडिंग आपको मैक्सिमम बेंडिंग दिया है, एम की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है वो दी है। ठीक है, थर्ड दिया है बेंडिंग स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द बीम। ठीक, बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है टॉप सरफेस से 40 mm की दूरी पर। ठीक, ये मैं समझाऊंगा आपको जब ये सी पार्ट करूंगा तब बताऊंगा क्या दिया है। और ई की वैल्यू दी है 200 GPa। तो चलो पहले ई की बात कर लेते हैं। ई कितना है आपका? ई है आपका 200 GPa। ठीक, अब जीगा को घटाने के लिए क्या करते हैं हम? 10⁹ की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जीगा की जगह मैंने क्या कर दिया? 10⁹ की मल्टीप्लाई की। ठीक है नहीं, और पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे? एमएम स्क्वायर में। तो ये अपोन में है यानी डिवाइड में है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 10⁶ से। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ई की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए आगे बेंडिंग इक्वेशन आपको पता है। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? M/I = σ/y = E/r। इसी से पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है? मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बीम। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगी? मैक्सिमम स्ट्रेस होगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी पर। अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर चलूंगा सबसे ऊपर तो कितना आएगा? 75। भाई इसका आधा आएगा डेप्थ का। नीचे चलूंगा तब भी 75 आएगा। यानी जब मैं वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रखूंगा? 75 रखूंगा, तभी आपकी किसकी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने आई निकाल लिया। आई कैसे निकलेगा? मैंने बताया था रेक्टेंगुलर का आई होता है BD³/12। बी कितना है? 100। डी कितना है? 150। तो आई आ गया आपका 100 × 150 का क्यूब/12। आई की वैल्यू फाइंड आउट करिए आपने, कितनी आ गई? 28.125 × 10⁶ mm की पावर 4। वाई मैक्सिमम मैंने आपको बताया था अभी कि 150 का आधा होगा, चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो। तो कितना आ गया? 150/2 यानी 75 mm। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमें निकालना है सिग्मा। ठीक, एम पता है मुझे, आई पता है, तो क्या लगाएंगे? M/I = σ/y। तो M/I = σ/y। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी My/I। ठीक है नहीं, y को उधर ले गया मल्टीप्लाई में, I/में है। तो सिग्मा = आ जाएगा
m की जगह मैंने क्या रखा, m की जगह रखा मैंने, देखिए m की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 10⁻6, 300 इंटू 10⁻6। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 75, क्योंकि मुझे सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू रखनी जरूरी होती है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने y की मैक्सिमम वैल्यू रखी, नीचे क्या आया i की वैल्यू मैंने भी ये निकाली थी 28.125 इंटू 10⁻6। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर, तो एक पार्ट आपका पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं देखिए दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है r। ठीक, तो फॉर्मूला लगाया मैंने m/i इक्वल टू कैपिटल E अपॉन r। ठीक, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r तो इधर चला जाएगा, e में i की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन में m आ जाएगा। e की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10⁻3, i आपने निकाला था 28.125 इंटू 10⁻6, और m कितना है 300 इंटू 10⁻6। तो r कितना आ गया आपका 18,750 mm। तो r भी देखिए कितना आसानी से आपने निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट ध्यान से समझिएगा, बेंडिंग स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द बीम। बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, कहाँ निकालनी है, किस पॉइंट पर निकालनी है, टॉप सरफेस से 40 mm की दूरी पर। ठीक, तो देखिए जैसे आपका ये रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगुलर की टॉप सरफेस तो ये है, तो टॉप सरफेस से 40 mm की दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है नहीं, और मैं हमेशा जब y की बात करता हूँ तो y मैं कहाँ से लेता हूँ, y लेता हूँ मैं हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से। किससे लेता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये पूरी कितनी है 75, तो ऊपर से जब 40 है ये डिस्टेंस, तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ कितनी डिस्टेंस बचेगी, ये बचेगी 35। कितनी बचेगी 35, क्योंकि 75 में से जब मैं किसे माइनस करूँगा, ठीक है, तो आपका यहां से ये वैल्यू आएगी y की 35। ठीक है नहीं, यानी y इक्वल टू 30y पर कितना सिग्मा होगा, कितनी स्ट्रेस होगी, ये निकालना है आपको। ठीक, तो आपको फॉर्मूला पता है m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। तो मैंने मान लिया कि y कितना है आपका, ये 35 यानी y1 है, और जो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आएगी वो सिग्मा 1 है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा m/i इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर y1। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी m इंटू y1 अपॉन i। ठीक, और y1 की वैल्यू कितनी है 35, और m और i आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है नहीं, तो सिग्मा 1 आपका आ जाएगा, देखिए m की वैल्यू कितनी है 300 इंटू 10⁻6। y1 की वैल्यू मैंने आपको भी समझाई है कि 35 कैसे आई है ये, तो ये आ गया 35, और i कितना है 28.125 इंटू 10⁻6, जो हमने भी फाइंड आउट की है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई आपकी 373.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आपने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ली। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी मैं स्ट्रेस निकालूंगा तो डिस्टेंस में हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से ही मेजर करूंगा। ठीक है नहीं, कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि उसने दे दिया कि 40 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस, तो वो इतना नहीं पढ़ेंगे, वो y की वैल्यू को 40 रख देंगे। जैसे ही y की वैल्यू 40 रख देंगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि ये जो आपको डिस्टेंस दी है ये टॉप सरफेस से दी है, न कि न्यूट्रल एक्सिस से। अगर ये देता 40 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फिर आपको y की वैल्यू 35 रखनी पड़ती, सॉरी 40 रखनी पड़ती, क्योंकि उसने वो दूरी किससे दी है, न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये मेन चीज़ें ध्यान रखिएगा बेंडिंग के। उसमें बहुत ईजी चैप्टर है बेंडिंग आपका। देखिए पहले लेक्चर में कराया था हमने, अब दूसरा लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल हमने करा दिए हैं, मुश्किल से 3-4 न्यूमेरिकल इसके और हैं। ठीक है नहीं, तो 1 या 2 लेक्चर इसका और होगा, तो 4 लेक्चर के अंदर आपका बेंडिंग खत्म हो जाएगा। जैसे 2 घंटे में हमने टॉर्जन खत्म करे था, ऐसे ही 2 घंटे की क्लास हमारी बेंडिंग की रहेगी। ठीक है नहीं, तो 2 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले आप वीडियो को 2 घंटे समझें, समझने के बाद फिर खुद करने की कोशिश करें, तभी आएगा। ये ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूँ कि खाली वीडियो देखने से आपको नॉलेज नहीं होगी, ना ही कंसेप्ट क्लियर होगा, जब तक कि आप उसे खुद नहीं करेंगे। ठीक, तो खुद करने की कोशिश करें, वीडियो से देखकर अपने नोट्स बनाएं, नोट्स प्रिपेयर करें, तभी आप मैकेनिक्स को जीत पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। वीडियो आपको मिलती रहेगी, पूरी मैकेनिक्स की जितनी भी यूनिट्स है सब कवर की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप इन वीडियो को शेयर भी कर दें। जो भी स्टूडेंट्स आपके जानने वाले हों, जो मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हों, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर हम दूसरे न्यूमेरिकल इसके कराएंगे। तब तक आपको जितना हमने कराया है
बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल निकलेंगे, सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, अच्छी तरह से पूरे के पूरे कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख दें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।